हाँ भाई नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया। और बताइए क्या हाल चाल है सबके? जल्दी कमेंट करके बताओ। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा मालिक? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फरवरी में जितना हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा वो सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी टॉपिक कवर करवाने होंगे उन सब टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, उन सब टॉपिक्स को हम क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे, जिसमें पीवाई क्यूज होंगे और मॉडल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? तो फिर तुम्हारा मार्च और अप्रैल, है ना, जब तक एग्जाम चलेगा 1.5 महीना ज्योग्राफी की सिर्फ प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो 1.5 महीना हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप निश्चिंत रहो इस चीज़ के लिए। सिलेबस वगैरह का आपको लोड नहीं लेना है। आपको जितना पढ़ाया गया है उस पढ़ाए गए पूरे सिलेबस के ऊपर आप फुल कमांड करके रखो, वहां से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए ना। चलिए पूरा डीपली से पढ़ाइए। भाई डीप ही पढ़ा रहा हूँ मैं ना। डीप पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाऊँ, ठीक है ना? डीप पढ़ाने का मतलब ये है कि तुम्हारे एनडीए सीडीएस सीएपीएफ एफकेट के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अपने फुलफिल कर देंगे, ठीक है ना? तो जो जरूरतें हैं, जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उस चीज को हम फुलफिल करेंगे, उस लेवल का हम तैयार कर लेंगे। बाकी जो है, अब यार देखो, हर एग्जाम की अपनी अप्रोच होती है। अब मैं अलग अलग एग्जाम को अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ और तरीका है, किसी दूसरे एग्जाम के लिए बीपीएससी के लिए कुछ और होगा, यूपीपीएससी के लिए कुछ और होगा, यूपीएससी पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ और उसका अप्रोच होगा। तो बाकी वो है ना? और जो है, कितने दिन बाद दर्शन दिए हो प्रभु? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। दर्शन इतने दिन बाद नहीं। मैंने रिकॉर्ड कर दिया था आपके लिए, चट्टान वाला टॉपिक आपको मिल गया होगा। तो चट्टान का टॉपिक आपको मिला कि नहीं मिला, पहले पहले तो ये बताओ, है ना? चट्टान का टॉपिक आपको मिला कि नहीं मिला, ये बताओ। चट्टान वाला, तो चट्टान मैंने रिकॉर्ड कर दिया था एक, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको शायद चट्टान के 2 लेक्चर मिल गए होंगे ना? तो नहीं मिला है ना? चलो, नहीं मिला तो वो अपलोड हो जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैंने टीम को दे दिया था, तो हो सकता है कि वो अपलोड नहीं हुआ होगा। आज नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, और नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, और अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? तो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कौन सा? नहीं मिला है क्या? हाँ, मैंने क्लास से ली थी, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास ली थी, है ना, वैसे नहीं ली थी। तो वो रिकॉर्ड नहीं अगर मिला है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? चलो चलो ठीक है, वो मिल जाएगा, आपको दिलवा देंगे, अपलोड करवा देंगे। अब आप लिख दो वायुमंडल, है ना? वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल आप लिख दो, एटमोसफेयर लिख दो। अब हम एटमोसफेयर की तरफ चलते हैं ना, एटमोसफेयर की तरफ चलते हैं। तो एटमोसफेयर के ऊपर आप आ जाओ, ठीक है। एटमोसफेयर के ऊपर आप आ जाओ। एटमॉस्फेयर को अपने पढ़ लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर को पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर, ठीक है। वायुमंडल, ठीक है। वायु क्या होती है? सबसे पहले तो एयर, है ना? एयर, या फिर जिसको हम बोलते हैं वायु, राइट? एयर या फिर वायु, ये क्या होती है सर? इसकी अगर बात करते हैं तो देखो, वायुमंडल पढ़ेंगे पहले, फिर वायुमंडल की जो लेयर्स हैं उनको पढ़ लेंगे अपने ना, इसका कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है। फिर संगठन को पढ़ने के बाद में फिर इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, और फिर लेयर्स हो जाएंगे। लेयर्स के बाद में फिर अपने एयर प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है ना? और एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में बात करेंगे। तो वोल्केनो हो गया ऑल कंप्लीट, हाँ बिल्कुल हो गया भैया ना, वोल्केनो हो गया। एयर, तो आप देखो, आप अब जानते हो कि हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ गैसें हैं। ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है ना? बहुत सारी गैसें हमारे, आर्गन वगैरह है। तो बहुत सारी गैसें हमारे आसपास पाई जाती हैं। और जो गैसें होती है ना, और गैसों का जो मिश्रण होता है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेज, उस मिक्सचर ऑफ गैसेज को ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम एयर बोलते हैं ना। तो गैसों का जो मिश्रण होता है, उस गैसों का मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? गैसों का जो मिश्रण होता है, वो गैसों का जो मिश्रण होता है, उस गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? उस गैसों का मिश्रण को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एयर, है ना? मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेज जो होती हैं, उन मिक्सचर ऑफ गैसेज को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेज को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं एयर, ठीक है। अब सुन लो आप, एयर जो है, एयर, वो एयर हमारी अर्थ के चारों तरफ फैली होती है, ठीक है। कोई जो एयर वो एयर हमारी अर्थ के आसपास फैली है ना? एयर जो है, वो एयर हमारी अर्थ के आसपास फैली हुई है। एयर जो है, वो एयर हमारी अर्थ के आसपास फैली हुई है, राइट? जो एयर है वो हमारी अर्थ के आसपास फैली हुई है। और एयर जो हमारी अर्थ के आसपास फैली हुई है ना,
उसकी अगर हम बात करें, उसकी हम बात करें तो उसकी हम जब बात करते हैं ना, तो उसकी हम बात करते हैं ना, तो उसकी अगर बात करोगे तो इस गैसों का जो आवरण है ना, इस गैसों के आवरण को ही हम किस नाम से जानते हैं? गैसों के आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं ना। तो ये जो आवरण है, कवर ऑफ, है ना, तो कवर ऑफ गैसेज, है ना, कवर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ, है ना, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर, ठीक है, इज कॉल्ड एटमोसफेयर, ठीक है, एटमोसफेयर, एटमोसफेयर। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण को ही, गैसों के आवरण को ही, गैसों के आवरण को ही क्या कहते हैं? आवरण को ही हम बोलते हैं, आवरण को ही क्या कहा जाता है? को ही वायुमंडल कहा जाता है, को ही वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, राइट, वायुमंडल कहा जाता है ना। गैसों के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है, वायुमंडल कहा जाता है, राइट। तो गैसों का जो आवरण होगा चारों तरफ, वो गैसों का आवरण ही कहलाएगा वायुमंडल, ठीक है। तो ये हमारा वायुमंडल हो गया, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक? वोल्केनो कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे वोल्केनो में क्या रह गया था? आपको बता दिया था भाई सारा, है ना भाई, सारा बता दिया था वोल्केनो में। नहीं नहीं नहीं, तुमने क्लास नहीं ली होगी, ठीक है। वोल्केनो मैंने करवाया है, कंप्लीट कराया वोल्केनो, ठीक है ना है ना, नहीं मैंने करवा दिया, प्लीज आप उसके लिए नहीं बोलेंगे। तो वायुमंडल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली बात हमने कही, अब वायुमंडल के अंदर वायु क्या है ना, तो वायु के लिए हमने कहा गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है। और पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो है, पृथ्वी के चारों तरफ जब आप देखोगे तो पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण हमें दिखेगा, वो गैसों का आवरण ही क्या कहलाएगा? वो गैसों का आवरण ही कहलाता है क्या? वायुमंडल कहलाता है, ठीक है ना। गैसों का जो आवरण होता है, उस गैसों के आवरण को ही हम वायुमंडल के रूप में जानते हैं, राइट। उस गैसों के आवरण को हम वायुमंडल के रूप में जानते हैं, क्लियर है बात? तो ये एक बात आप बिल्कुल इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको नोट डाउन करने के बाद में अगर आप अपने अगली बात पर चलें, तो कंपोजिशन इसका हम अगर पढ़ें तो इसका कंपोजिशन क्या होगा एटमॉस्फेयर का? तो एटमॉस्फेयर में मोस्टली तीन चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर हम उन तीन चीज़ों की तरफ बढ़े, कौन कौन सी है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो एटमॉस्फेयर में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में तीन चीज़ें, या वायुमंडल की तीन चीज़ें क्या क्या है? तो वायुमंडल में तीन चीज़ें क्या क्या आपकी आएंगी? तो एक दो आते हैं, एक तो आती हैं आपकी गैसेज आती है ना, एक तो आती है गैसें, है ना। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें गैसेज हैं, है ना, गैसेज है, ठीक है। कौन कौन सी गैसें हैं उस पर आएंगे, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, तो दूसरी अगर बात करते हैं बेटा, तो दूसरी बात अगर करते हैं तो वो आते हैं धूल कण, है ना, धूल कण आते हैं, धूल कण आते हैं, एयर पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, ये आते हैं डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। और अगर एक और बात हम करें, तो एक और अगर हम बात करते हैं, तो एक बात आती है आपकी जल वाष्प, ठीक है, वाटर वेपर आती है, जल वाष्प आती है, जल वाष्प आती है, वाटर वेपर आती है, ठीक है, वाटर वेपर आती है, वाटर वेपर आती है। तीन चीज़ें आपकी यहाँ पर वायुमंडल के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है, तीन चीज़ें वायुमंडल में देखने को मिलेंगी। एक एटमॉस्फेयर वायुमंडल के अंदर, एक आपका गैस है, एक आपका धूलकण, और एक आपकी जल वाष्प, ये तीन चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी। ये कुल मिलाकर के आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो इन द वर्ल्ड यहाँ तक हुआ है। अरे तो वही वहीं तक तो होना था, और कहाँ तक करोगे बताओ? वहीं तक तो होना था ना भाई। दुनिया के लगभग 2/3 वोल्केनो है वो आपका आ जाएगा सरकम पैसिफिक जो बेल्ट है उसके अंदर आएंगे, है कि नहीं। फिर एक मिड अटलांटिक कटक है, एक वो वाला आएगा, वहां तक आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यही तो आएगा, और कुछ थोड़ी है। तो जो था मैंने वोल्केनो वो सब बता दिया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर बात कोई थी ही नहीं, कोई बचा ही नहीं कोई।
तो जो था उतना करवा दिया हमने, ठीक है, जो था वो सारा हो गया था, ठीक है। अब चलो आगे हम इनके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में जो जो चीज़ें हैं उसमें आप एक बार प्लीज़ थोड़ी सी आओ डिस्कस करते हैं। गैसेज की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो गैस है वो कौन सी, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, ठीक है। दूसरी जो गैस है वो ऑक्सीजन है। तीसरी है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइ आर्गन है। फिर अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं और एक हमारे वायुमंडल में बहुत महत्वपूर्ण गैस मिलती है और उसको बोलते हैं ओजोन, ठीक है ना, एक ओजोन मिलती है, ठीक है। और कितना सिलेबस बचा हुआ है, फरवरी में जितना बचा हुआ है वो सारा हो जाएगा, जो फरवरी में, फरवरी महीना है इसमें लगभग सारा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं गैसों के ऊपर। और गैसेज के अंदर अगर आप आओगे तो गैसेज में सबसे ज़्यादा जो मिलेगी, वो गैसेज में सबसे ज़्यादा एक गैस मिलेगी और इस गैस को बोलते हैं नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन के अलावा दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी कौन सी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तीसरी कौन सी है, ऑर्गन है, ऑर्गन है, ऑर्गन है, ऑर्गन है, ऑर्गन है। एक अगर आप और देखोगे तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, CO2 है। एक और गैस है जिसको हम बोलते हैं ओजोन, ओजोन है ना, ओजोन है, एक ओजोन है, या जिसको हम O3 के रूप में जानते हैं, ओजोन है या O3 है। तो एक गैस हमारी ओजोन या फिर O3 आ जाएगी। तो ये मोस्टली या इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण गैसें हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके धूल के कण। तो देखो धूल के कण, केवल धूल कण आते हैं, ठीक है। तो धूल कण ना, इन धूल कणों के अंदर आप धूल कण की बजाय आप इसको ठोस कण भी है ना, ठोस कण भी इसको कह सकते हैं, है ना, जिसके अंदर धूल कण, काजल कण, राख कण, है ना। तो कई सारे आते हैं ना, एक चीज नहीं आती। देखो ये जो है हाँ, प्रतीक, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच, ना बहुत बढ़िया, आपने एक अच्छा उपहार दिया है मुझे, है ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। वी आर नॉट डेडिकेटेड टीचर, राइट, आपने बहुत अच्छा लिखा है ना। हम कोई, हम बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं है ना। हम ये जो पढ़ा रहे हैं ये सब फालतू पढ़ा रहे हैं, ये कोई काम का नहीं है, तुम्हारे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है ना। तो आप मेरे सामने नहीं है, तो आप मेरे सामने होते तो शायद हो सकता है कि जितना मैंने पढ़ाया हुआ पोर्शन है मेरा, उसमें से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ पाता, है कि नहीं है। और जबकि मैं आपको ये कह रहा हूँ, फरवरी में लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 95% अबो, और उसके बाद मैं मार्च और अप्रैल तक लगभग 1 से 1.5 महीने, सवा महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, है ना। तो आपको वो सब चीज़ ना तो सुनती हैं और ना वो चीज़ समझ में आती है ना। तो सीधा सा एक मामला है कि फरवरी एंड तक मैं सिलेबस करवा देता हूँ, प्रैक्टिस की मुझे आपको कोई आवश्यकता नहीं, नीड नहीं है भाई, मैं क्यों प्रैक्टिस करवाऊँ, ऐसा ही तो है, यही तो है, और थोड़ी है, नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। चलो ठीक है, अब देखो धूलकण जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आर्द्रता को धारण करके रखते हैं ना। तो ये जो है, ये जो ह्यूमिडिटी है उसको होल्ड करके रखते हैं ना। तो आप ये कह सकते हो कि आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं ना, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस विच होल्ड द ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर। तो मान लो कि हमारे आसपास जो ह्यूमिडिटी है, तो ये जो हमें बादल दिखते हैं, ये जो हमारी ठंडी ठंडी हवाएं अपने को महसूस होती हैं, है ना, तो ये सब इस किसकी वजह से होती है ना, ये किसकी वजह से होती है ना, तो किसकी वजह से ये होती है। तो हाँ चलो कोई बात नहीं है, देखो जितनी भी ये है,
तो जितनी भी ये होती है ना, ये आर्द्रता, ये ह्यूमिडिटी जो होती है, ये ह्यूमिडिटी किसकी वजह से हमें महसूस होती है? तो ये होती है इन ठोस कणों की वजह से, है ना। तो जो ठोस सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स मतलब जिसमें काजल के कण भी है, जिसमें राख के कण भी है, जिसमें धूल कण भी हैं, जिसमें पराग कण भी है, तो इन पार्टिकल्स की वजह से, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो इस पार्टिकल के चारों तरफ, मान लो ये कोई एक पार्टिकल है, एक बारीक सा, और जो जल है ना, वो जल इसके चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है ना, जल जो है वो इसके चारों तरफ क्या होगा? लिपटा हुआ रहेगा। और ऐसे ऐसे असंख्य कण है ना, जिनका कोई हम अनुमान भी नहीं कर पाएंगे कि कितने कण होंगे। तो ये जो अरबों खरबों असंख्य कण हमारे वायुमंडल में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जो हम नग्न आंखों से जिन धूल कणों को हम देख भी नहीं पाते हैं, है ना, हम जिन कणों को देख भी नहीं पाते हैं, वो कण अपने चारों तरफ जल को होल्ड करके रखते हैं, और वो क्या करते रहते हैं? वायुमंडल के अंदर घूमते रहते हैं। क्योंकि वो वायुमंडल के अंदर घूमते रहते हैं, तो वायुमंडल के अंदर वो घूमते रहते हैं, है ना, तो वायुमंडल के अंदर अगर वो घूमते रहेंगे, तो उनकी वजह से ही ये बादलों का निर्माण वगैरह वगैरह, ये बारिश वारिश, उसके लिए क्या होते हैं? वो सब जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन की स्पेलिंग आप ऐसे लिख लो भैया ना, नाइट्रोजन, NITROJN, ऐसे लिख लो बस, ये सही है, ठीक है। चलो, नहीं, आप 100% आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल, है ना, है ना, आप 101% पढ़ने वाले स्टूडेंट। उससे वैसे तुम्हारे जैसे, हाँ नहीं, आप सामने नहीं है तो आप, क्योंकि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है ऑनलाइन में ना, एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है कि नहीं? है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये तो पूरा मतलब आपको फ्रीडम है कि नहीं? हम आपको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अब दोबारा से इस चीज़ पर कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, ब्लॉक क्यों किया जाए उसको? तो उसकी बात, अपनी बातें रखने दो, क्या दिक्कत है बताओ भाई, उस बच्चे को अपनी बात रखने दो, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जो भी है, वो इस बात को पहले जरूर सोच ले, इस बात को ना, कि किसी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है कभी भी, है ना। तो ये मैं ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। है ना, आपको ना एक बोलने की एक तहजीब जरूर जरूर आपको सीखनी है ना, उसको सीखने का एक तरीका आप अपना लीजिए, ठीक है ना, आप एक तरीका अपना लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी कोई भी प्रकार की भाषा दूसरे बच्चों का नुकसान करवा देती है कई बार, ठीक है। तो आपको इतना सारा जो सिलेबस पढ़ाया गया है, एक ना, एक एक समझदार बच्चे की रणनीति होती है, जो चल रहा है उसको 100% कर लो, जितना हुआ है और जो चल रहा है उसको 100% कमांड कर लो उसकी, ठीक है ना। केवल खाली आप नोट्स बना करके रख लेंगे, है ना, केवल नोट्स बना के रख लेंगे, नहीं ना काम चलेगा, है ना। आपको एक मेल प्रोवाइड करवा देंगे, और आप अपने उस मेल के अंदर ना वो कर देना, अपने मैसेज जो है, आपके डाउट्स हैं वो आप छोड़ देना, और फिर आपके डाउट्स को एक बार सोल्व करवा देंगे, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें धूल कणों की, तो ये होते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक, ठीक है, ये होते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं, नाभिक होते हैं, नाभिक होते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं, राइट, आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे? आर्द्रता ग्राही नाभिक होंगे, ध्यान रखना। तो आप इनको कहोगे कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होल्डर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, है ना। तो ये ह्यूमिडिटी होल्डर न्यूक्लियस होते हैं, और ये जो है धूलकण, या जो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जलवाष्प, ठीक है, तो जलवाष्प क्या करेगी? जलवाष्प जो होगी ना, वो टोटल जो वॉल्यूम है एयर का, उसका 4% तो होती है
किसमें, इक्वेटोरियल रीजन में, और 1% होती है किसमें, तो वो 1% होती है किसमें, पोलर रीजन में। क्योंकि इक्वेटोरियल जो रीजन होता है ना, उस इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इक्वेटोरियल रीजन में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सन सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर होता है, तो सबसे ज़्यादा जब सन परपेंडिकुलर होगा तो वो जो वाटर है, जो पानी है नीचे, वो गर्म होगा, गर्म होकर के क्या होगा, उसका इवेपोरेशन होगा ना, वाष्पीकरण होगा, और वो वाष्प है ना, वो वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाएगी, एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वायु फैल जाएगी। आप अब क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो गई, ये हो गई इक्वेटर के ऊपर हो गई। फिर आप पोल की तरफ, पोलर रीजन की तरफ चलते हैं, और पोलर रीजन की तरफ जब आप चलते हैं, तो पोलर रीजन की तरफ जब आप चलेंगे तो वो ह्यूमिडिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, घटती जाती है। तो आप कहेंगे कि इक्वेटर के ऊपर मैक्सिमम ह्यूमिडिटी मिलेगी, ठीक है ना, आर्द्रता ज़्यादा मिलेगी, जलवाष्प वहाँ पर ज़्यादा होगी। और पोल्स के ऊपर जब आप आएंगे तो पोल्स की तरफ क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारा एयर है, उस एयर की टोटल वॉल्यूम का 2% क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, 2% के आसपास होती है। और आप देखोगे कि जब पर्टिकुलर इक्वेटोरियल रीजन की बात करोगे तो अलग मिलेगा, और जब आप पोल्स की बात करोगे तो वहां पर कुछ अलग मिलेगा। ठीक है ना, चलिए नहीं, मैं आपको बताऊं, एक बिहार नहीं, यूपी एग्जाम्स केजीएस, यूपी एग्जाम्स केजीएस है ना, यूपी एग्जाम्स केजीएस चैनल को खोलना। ठीक है, और यूपी एग्जाम्स केजीएस को खोल करके मैं आप सब बच्चों को बता रहा हूँ ये बात, एक बार मेरी रिक्वेस्ट को मानना कि यूपी एग्जाम्स केजीएस को खोलना, और उस एग्जाम को खोल करके लास्ट मेरा जो वीडियो गया था, जो लास्ट वीडियो, लाइव में जाना, लाइव में जाकर के लास्ट वीडियो पे जाना, और लास्ट वीडियो में जाकर के उसको जरूर सुनना। यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था, यूपी आरओ का, और यूपी आरओ एग्जाम के अंदर ना बेटा मैं आपको बता देता हूँ, 83%, 82 से 83% क्वेश्चन क्लास नोट्स में थे, है ना। मैं इस डेटा को 100% बता देता कि यार 100% नहीं, गलत बात, 82 से 83%। मैंने जब आपकी क्लास पहली बार ज्वाइन की थी ना, तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं 100% की कभी जीवन में गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन ये जरूर है कि 80% क्वेश्चन, 80% आपके अप्रोक्स क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग 80% क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में से आएंगे। ये चाहे यूपीएससी को जैसा पेपर बनाना है वैसा बना लेगा, क्योंकि बात क्या है ना कि अभी जो आगे टाइम आएगा उसमें हम करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड। कोई टनल है, कोई लिंक रोड है, कोई एनएच है, कोई फ्लाईओवर है, कोई ब्रिज है, कुछ भी इस तरीके का अगर है तो उन सब को निकाल करके लाएंगे, पूरा कंटेंट उठा करके उसमें डालेंगे क्वेश्चंस में, और फिर प्रैक्टिस करेंगे भाई। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है खेल, ये सारा जो आप देख रहे हो ये तो अपने कर लेंगे इस मंथ में जो भी होगा, और फिर जो रिमेनिंग जो टाइम होगा ना उसमें पूरे पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और जब वो प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस प्रैक्टिस में बिल्कुल भी रिपीटेशन नहीं होगा, जो क्लास में पढ़ा दिया, क्लास के अलावा जो नई चीजें होंगी वो अपन पढ़ेंगे वहां पर। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जहाँ तक कि लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन आपके होते हैं, 20 प्रश्नों की 18 से 20 प्रश्न जो होंगे वो 20 प्रश्न अपने क्लास नोट्स में से मिल जाएंगे, है ना। तो आप निश्चिंत रहो, आप ना प्लीज़ आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि देखो आपसे ज़्यादा ना हमें भी तो अपना रिजल्ट देखना है ना, है ना, है ना। तो आप जो है हमें भी तो देखना है ना यार, जब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो बच्चा हमसे क्यों जुड़ेगा बताओ, नहीं। तो बच्चा हमसे इसलिए ना जुड़ेगा क्योंकि हम अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, और हम अच्छा रिजल्ट निकालेंगे तो हम भाई मेहनत भी करेंगे, है कि नहीं। प्लीज़ आप निश्चिंत रहो प्रतीक भाई, आप चिंतित ना हो बिल्कुल भी, है ना। तो आप ना हमारे छोटे भाई बहन की तरह हो, ठीक है ना। तो हम जो है हम बिल्कुल भी आपके साथ ऐसा कोई गलत मतलब वो नहीं करना चाहेंगे कभी भी, है ना। वी आर 100% डेडिकेटेड टीचर, है ना, फॉर आवर स्टूडेंट्स। और मैं तो जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ उन बैचेज के अंदर या यूट्यूब के ऊपर आप देख पाओगे कि बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहें बिल्कुल भी, ठीक है। आप छोटे बहन भाई हो, आपको एग्ज़ाम में भाई सक्सेसफुल दिलवा करके ही मानेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, अब आगे चलते हैं। अब आप लिख दो कि जो ये जो है
प्रति इकाई आयतन में ये जो जलवाष्प वो कितनी मिलती है, 0 से 4% है ना। तो आप ये कहोगे इसके बारे में, आप इसके बारे में ये कहोगे कि पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी आर फाउंड इज फाउंड है ना, फाउंड 0 to 4% of the volume of air of the volume of एयर वॉल्यूम ऑफ एयर है ना। तो आप कहोगे कि वायु में आप कहोगे प्रति इकाई प्रति इकाई प्रति इकाई आर्द्रता की मात्रा वायु के कुल आयतन का वायु के कुल आयतन का कितना होती है, कुल आयतन का 0 से 4% होती है, 0 से 4% होती है, 0 से 4% होती है, 0 से 4% होती है। एक बात होगी। दूसरी बात पर चलते हैं, 0 से 4% होती है। अगली बात पर अगर हम चलें, ठीक है, अगली बात पर हम चलें तो 0 से 4% ये होती है। अगली बात पर अगर अपन चलते हैं तो अगली बात पर जब अपने आएंगे तो ये ध्यान रखेंगे अगली बात का कि जो इक्वेटोरियल रीजन है उनमें 4% है ना। आप नीचे लिख देना ना, नीचे लिख देना, मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है, आगे लिखता हूँ इसी को ना, इसी को मैं आगे लिखता हूँ, कंटिन्यू ना आगे। तो आप कहोगे कि इक्वेटोरियल रीजन विषुवत रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र में इसकी मात्रा 4% तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में 1% तक मिलती है ना, मिलती है, ठीक है। तो आप लिख दोगे द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी is found 4% in equatorial region and 1% in polar region ठीक है, पोलर रीजन ये मिलती है, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं लेयर्स। अच्छा, स्कैटरिंग को जो काम है ना, तो स्कैटरिंग जो होगा लाइट का स्कैटरिंग जो होगा, तो स्कैटरिंग कौन करता है, पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना। तो सॉलिड पार्टिकल्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर, प्रकाश का प्रकीर्णन जो करता है वो सॉलिड पार्टिकल्स करते हैं। भाई हम ऐसा आप पढ़ते हैं कि सूर्य कमरे के भीतर सीधी किरणें नहीं आती लेकिन फिर भी रोशनी होती है ना, तो वो स्कैटरिंग है ना, तो स्कैटरिंग है वो, ठीक है। चलो हाँ भाई, एटमॉस्फेयर में अगर गैसों का जो कंपोजिशन है उसमें अगर बदलाव होगा तो गैसों के कंपोजिशन में बदलाव होने के साथ क्लाइमेट चेंज होगा, 100% होगा। जैसे अगर हम बात करें तो मान लो कि ऐसा हो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ जाए, है ना। तो CO2 बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो क्लाइमेट चेंज हम देख भी रहे हैं, है कि नहीं। या फिर जैसे मान लो CO2 कम हो जाए तो CO2 मेंटेन करके रखती है ना मौसम को, तापमान को, है कि नहीं है। अगर CO2 को आप हटा दो, ठीक है,
तो CO2 को आप हटा दोगे तो आप देखो क्या स्थिति पाओगे। आप CO2 को हटाओगे तो आपको मिलेगा कि जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा, और टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाएगा तो इसका मतलब है फिर जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये बात है, ठीक है। अब एक चीज़ और लिख देना कि इस तरफ ना, इसके नीचे ये जो आपने लिखा है इसके नीचे आप लिख दो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठोस कणों द्वारा ही ठोस कणों द्वारा ही ठोस कणों द्वारा ही द्वारा ही प्रकाश का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना। तो आप लिख दोगे लाइट scattered in atmosphere atmosphere by solid particles by solid particles, है ना। तो जो सनलाइट है वो स्कैटर्ड हुई किसके द्वारा, इन सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा ही, ठीक है। चलो ये लिख लिया। अब हम आते हैं लेयर्स, कौन कौन सी लेयर हैं, और एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं। हाँ, CO2 की मात्रा बढ़ रही है ना, CO2 की मात्रा बढ़ने के साथ में ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर, तो एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर जब ओवरऑल एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा तो हमारा जो वायुमंडल है, ये जहाँ पर जल ज़्यादा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, चक्रवात बहुत ज़्यादा आएंगे, साइक्लोन्स, है ना। तो ये कई सारी घटनाएं जो मौसम का पैटर्न है ना, तो क्लाइमेट का पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हम कृषि करते हैं, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कृषि करेंगे, और अगर क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगी तो कृषि फसलों को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं जाकर के क्लाइमेट चेंज जो है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी अपना एक नेगेटिव प्रभाव डालेगा, है कि नहीं है। चलो अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर आते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ना, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, ठीक है, वायुमंडल की परतें, राइट, वायुमंडल की परतें। देखो वायुमंडल की परतों को अगर हम मतलब दो तरीके से बांट लेते हैं ना, एक सममंडल एक विषममंडल, है ना। एक बांटते हैं हम क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बांटते ताप मंडल, ऐसे चार परतों में बांट लेते हैं। और ताप मंडल के अंदर आपकी दो आ जाती हैं, एक आयन मंडल और एक बहिर्मंडल, ठीक है। तो इसी तरीके से बांट लेते हैं ना, यही सही है। तो एक होता है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। तो आप भी ना ऐसे ही लिख लो, एक हो गई ट्रोपोस्फियर, दूसरी जो परत हो गई वो दूसरी परत हो गई कौन सा, ये होगी समताप मंडल, समताप मंडल हो गया, समताप मंडल। और समताप मंडल की बात करोगे तो स्ट्रेटोस्फियर हो गया ना, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया। फिर एक और परत की बात करोगे तो ये हो गया आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल, मेसोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया, है ना, मेसोस्फियर हो गया। और एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका तापमंडल, तापमंडल। और तापमंडल की बात करोगे तो थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। और इस थर्मोस्फियर के अंदर आपके दो आ गए, एक हो गया आपका, आपका हो गया आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फियर, ठीक है, आयनोस्फियर। और एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, है ना, एक हो गया एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर हो गया। तो ये पांच परतों में आपने बांट लिया, चाहे तो चार करके इसमें दो कर दो, चाहे तीन, चार और पांच ऐसे कर दो,
जैसे आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसको लिखो जल्दी फटाफट एक बार, जल्दी लिखो। जल्दी से इसको लिखो आप, जल्दी फटाफट एक बार इसको लिख लो। ठीक है, सब लिखो भैया ना, सब लोग लिखो इसको। बेटा डाउट ना तुम्हारे अब बड़े मतलब आराम से आपके डाउट्स वगैरह ले लेंगे। आज ना मैं बात करता हूँ एक बार हमारी टेक्निकल टीम से कि क्या कोई मेल ऐसी प्रोवाइड करवा सकते हैं हमें। ठीक है, नोट हो गया सबका? राइट, चलिए अब हम एक बार एक डायग्राम बना लेते हैं, और एक डायग्राम बना करके और इसको देख लेते हैं, है ना। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई, राइट राइट। ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई। और यहाँ से जब आप चलोगे तो एक लेयर ये हो गई आपकी 13 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, राइट। फिर 13 किलोमीटर के बाद में ये कितना है, ये है आपका 50 किलोमीटर। फिर इसके बाद में ये है कितना, 80 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में ये है कितना, 400 किलोमीटर, ठीक है ना, 400 किलोमीटर। देखो ये जो पहली परत है ना, इस पहली परत की अगर बात करोगे तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और ट्रोपोस्फियर है, और ट्रोपोस्फियर, और अगला है स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर ना यहाँ पर एक ना एक एक मोटी परत मिलती है, 1 से 2 किलोमीटर मोटी परत, इसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज। ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर एक मिलती है, इस इसको स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। फिर इसके ऊपर जाओगे तो इसको मैसोपोज बोलते हैं, मध्य सीमा बोलते हैं, इसको मैसोपोज बोलते हैं, मध्य सीमा। इसको बोलते हैं समताप सीमा, इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा, इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं, क्षोभ सीमा, राइट। ये क्षोभ सीमा है, ये क्षोभ सीमा, क्लियर है बात। और ये हो गया तुम्हारा क्षोभ मंडल हो गया, ये क्षोभ मंडल हो गया। इस तरफ ये जो है इसको आपने कह दिया कौन सा, ने कह दिया कौन सा, इसको आपने बेटा कह दिया कौन सा, इसको आपने कह दिया इसको बोल दिया समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोल दिया, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। मैं एक बार बना दे रहा हूँ, है ना, समताप मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ठीक है, समताप मंडल हो गया। इसमें जो है तापमान घटता है ना, जब क्षोभ मंडल से आप देखोगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तापमान घटेगा, फिर तापमान बढ़ेगा, फिर घटेगा, और फिर लगातार क्या होगा, बढ़ेगा तापमान, ठीक है, आयनोस्फीयर के बाद में। फिर हो गया तुम्हारा इसके बाद में ये वाला हो गया 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, मैसोस्फीयर, मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, आयन मंडल, आयन मंडल हो गया, ठीक है बेटा, ये आयन मंडल हो गया। तापमान की टेंडेंसी क्या होगी, टेम्परेचर की, ये आयन मंडल हो गया, और ये बहिर्मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया,
एक्सोस्फीयर हो गया ना, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक ये ट्रोपोस्फीयर, खूब मंडल हो गया। अब तापमान देखो, तापमान में क्या आपको दिखेगा। तापमान पर आए उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। समताप मंडल में 19 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में बेटा एक परत मिलती है, और ये जो परत है ना, इस परत को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन परत के नाम से जानते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं, है ना, ओजोन परत के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से तापमान, यहाँ से मान लो कि ये 18 डिग्री है, घटेगा, फिर बढ़ेगा तापमान, फिर घटेगा, और फिर लगातार क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, है ना। तो इस तरफ तापमान में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, इस तरफ तापमान बढ़ रहा है, इस तरफ तापमान घट रहा है, और फिर लगातार तापमान वृद्धि, लगातार तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, लगातार ताप में वृद्धि, ताप वृद्धि होगी, लगातार तापमान में वृद्धि होगी, राइट। तापमान घटेगा क्षोभ मंडल में, फिर बढ़ेगा समताप मंडल में, फिर घटेगा मध्य मंडल में, और फिर लगातार आगे कंटिन्यू तापमान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और ये वायुमंडल अधिकतम कितना होगा, तो 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो एक बार, समताप मंडल में, समताप का मतलब ये नहीं समझना कि तापमान समान होता है, नहीं, समताप मंडल में ओजोन गैस की उपस्थिति है, और यहाँ पर एक साइकिल होता है, चैपमैन साइकिल चलता है, कि लगातार पराबैंगनी किरणें जो सन से आ रही हैं, वो रेडिएशंस के द्वारा ओजोन का क्या होता है, विनाश, और रात को ओजोन का होता है निर्माण। दिन के समय में सूर्य से आने वाली जो ओजोन की जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, उनके द्वारा इस ओजोन परत का विनाश होता है, और रात के समय में जब सूर्य नहीं होता है तो उसका निर्माण होता है। इसको बोलते हैं ओजोन के निर्माण और विनाश का जो साइकिल होता है, इसको बोलते हैं चैपमैन साइकिल। तो चैपमैन साइकिल के द्वारा क्या होता है, ओजोन परत का निर्माण विकास होता है, और चैपमैन साइकिल से ओजोन परत का निर्माण विकास होने की वजह से इस समताप मंडल में तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पहले तापमान घट रहा है, तापमान घटने के कारण है गैसों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज वो कम हुआ। भाई गैसें ही तो तापमंडल को इसको वायुमंडल को गर्म रखती हैं। भाई गैस है, देखो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन कहाँ पर होगा, तो मैक्सिमम ग्रेविटेशन वी विल फाइंड नियर टू द अर्थ सरफेस, बिकॉज वी नो दैट अर्थ हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो वायुमंडल पे लगेगा, तो अधिकांश जो गैसें हैं ना, वो अधिकांश गैसें तो वो पृथ्वी के आसपास मिलेंगे, धरातल धीरे धीरे ऊपर ऊपर चलते हैं, तो तापमान गैसें क्या होंगी, गैसों का कंसंट्रेशन कम होगा, गैसों का कंसंट्रेशन कम होगा तो टेम्परेचर में भी कमी आएगी। लेकिन ये जो समताप मंडल है, इसमें ओजोन परत है, और ओजोन परत के अंदर इसके निर्माण विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है ना। तो निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहेगी, तो यहाँ तापमान में फिर इस मंडल में क्या होती है, वृद्धि। ओजोन खत्म हो गई, फिर तापमान में क्या होगी, कमी। ऊपर आप जब जाओगे आयन मंडल में, तो आयन मंडल में देखो आयनोस्फीयर है, यहाँ पर चार्ज गैस पार्टिकल्स मिलते हैं, है ना, आवेशित गैसों के कण मिलते हैं, और आवेशित गैसीय कण अगर इसमें मिलेंगे ऊपर आयन मंडल से ऊपर, जिसका नाम ही थर्मोस्फीयर है, तापमंडल है, तो चार्ज गैसों के पार्टिकल मिलेंगे, तो उसकी वजह से तापमान में फिर क्या होगी, लगातार वृद्धि। एक सीमा के बाद में तापमान, ये वायुमंडल क्या होगा, वो समाप्ति हो जाता है, ठीक है। तो ये, हाँ ये हो गया, और ये आपका आगे 10,000 किलोमीटर तक आएगा, ठीक है ना, 10,000 किलोमीटर तक आएगा। और मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होंगी। हाँ, यहाँ पर समताप मंडल में कोई मौसमी घटना घटित नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, किसी प्रकार की मौसमी घटना इस मंडल में घटित नहीं होती, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपका हो गया है यहाँ तक। अब आप एक काम करो, इसको बना लो ज्यों का त्यों, जल्दी से बना लो आप एक बार, जल्दी से इसको आप एक बार बना लो।
जल्दी से बना लो एक बार। इसको बना लो भाई। ठीक है, अगली हेडिंग लिखो। भाई क्लाउड तो सारी सभी में ही मिलेंगे, इन सब में है ना, इन सब में मिलेंगे, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, ऊपर भी मिलेंगे क्लाउड तो। ठीक है, क्लाउड पढ़ेंगे अभी तो आपका आ जाएगा, तो कर लेंगे बात उस पर है ना। क्लाउड्स को जब पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड, तो आ जाएंगे, रुक जाओ उस पर आएंगे टॉपिक पर। देखो जहां तक वायुमंडल है वहां तक ग्रेविटेशन है। जहां ग्रेविटेशन, वायुमंडल खत्म हो गया वहां ग्रेविटेशन खत्म हो गया। फिर जहां ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा, इसका मतलब वायुमंडल वहां पर नहीं होगा। और जहां तक वायुमंडल है इसका मतलब ग्रेविटेशन काम कर रहा है। बन गया। तो अब आप आ जाओ, आप लिखो क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल लिखो सबसे पहले। क्षोभ मंडल आप लिखो, ट्रोपोस्फियर लिखो, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर लिखो आप, ट्रोपोस्फियर लिखो। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अब कल की क्लास में है ना। कल इन लेयर्स को करवा देंगे और फिर परसों की क्लास में हम जो है शुरू करेंगे एयर प्रेशर को शुरू करेंगे ना। एयर प्रेशर बेल्ट दुनिया के अंदर कौन कौन सी है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लेकिन कंठस्थ याद कर लेना है ना। और इसके अगर क्वेश्चंस कहीं पर हैं तो उन क्वेश्चंस को लगा लेना। मैं प्रयास करूंगा कि कल जब मैं क्लास में आऊं तो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊं ना साथ में, अपने साथ में एक दो क्वेश्चंस लेकर आऊँ ना। तो हाँ, आइलैंड्स नहीं करवाया ना, आइलैंड्स करवा देंगे, प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो प्रैक्टिस में करवा देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं, अरे मेरे भाई मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा ना, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा है ना। मैं जिम्मेदार शिक्षक हूँ और लंबे समय से टीचिंग कर रहा हूँ। तो नया टीचर होता तो हो सकता है कि मैं जो है कुछ छोड़ भी देता या ऐसे ही पढ़ा देता, आपको टाइम पास कर देता। लेकिन मैं पुराना टीचर हूँ, नया टीचर नहीं हूँ, है ना। तो आपको बढ़िया से ही पढ़ाएंगे सारा का सारा, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।